So, students, so far from this chapter, we have completed three topics or three sectors. The first one is agriculture sector. Now, today we are going to discuss or revise the points that we have already done in the three topics. Let's start with the agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का जो है वो इंडिपेंडेंस के समय पे कैसा था। तीनों सेक्टर थे तो बैकवर्ड थे, स्टेगनेंट थे, दैट वाज वेरी क्लियर, बट व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट एक्चुअली शुड बी वेरी क्लियर. So before seeing or understanding how was the agriculture sector at the time of independence, let's first of all see the features of the agriculture sector. First point is about agriculture जो है that is low productivity. Low productivity क्यों थी? Because of lack of technology and lack of irrigation. Fertilizers का इतना यूज़ नहीं था and Britishers never made any sincere efforts to improve the agriculture. एंड डिस्पाइट लार्ज एरिया बीइंग अंडर कल्टीवेशन, बहुत सारा एरिया कल्टीवेशन के अंडर रहने के बावजूद भी द प्रोडक्शन वॉज वेरी लेस बिकॉज फार्मर्स के पास ना तो टेक्नोलॉजी थी ना तो रिसोर्सेज था. सो लो प्रोडक्टिविटी रहती थी. सो टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज एंड ब्रिटिशर्स ने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया, इसकी वजह से द प्रोडक्टिविटी रिमेन्ड लो. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट huge cost. See, whenever we talk about huge cost, one thing should come directly to your mind. That is owners and tillers. Owners and tillers दोनों different people हैं. टिलर्स वो हैं जो फील्ड पे एक्चुअली काम करते हैं एंड ओनर्स हैं जिनका वो लैंड होता है. तो जब एक्सपेंस होता है, इनपुट होता है सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, वहाँ ऑनर्स कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वहाँ सिर्फ टिलर्स को ही अपना पैसा यूज़ करना पड़ता है. लेकिन जो आउटपुट होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, वहाँ ऑनर अपना शेयर लेते थे. सो टिलर्स को ह्यूज कॉस्ट बेयर करना पड़ता था. सो टिलर्स के पास कितना बचता था आउटपुट शेयर करने के बाद, सिर्फ सर्वाइवल के लिए इनफ है उतना ही उनके पास बचता था. थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन की भी कोई फैसिलिटी थी नहीं. ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर टेक एनी इनिशिएटिव फॉर द डेवलपिंग इरिगेशन. सो एग्रीकल्चर वॉज टोटली डिपेंडेड ऑन द रेनफॉल एंड रेनफॉल बहुत अनइवन रहता है. अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून है जिसकी वजह से आउटपुट में भी फ्लक्चुएशंस होते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज सब डिविजन ऑफ लैंड. इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादातर फर्टाइल लैंड है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया एंड जो लैंड था उसको डिवाइड कर दिया गया, फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया. एंड लैंड को जितना भी आप डिवाइड करते जाओ, उसका अगर सब डिवीज़न होता रहता है तो सुपरविजन एंड मैनेजमेंट उतना ही डिफ़िकल्ट होता है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट ऑन हाईली स्कैटर्ड पीस ऑफ लैंड. बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पे कोऑर्डिनेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के. अब एग्रीकल्चर में सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि रीजंस क्या हैं. एग्रीकल्चर जो है वो हमारा बैकवर्ड रहा, उसका बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसके रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है लैंड रेवेन्यू सिस्टम. जिसमें ज़मींदार हैं वो टिलर्स से रेंट कलेक्ट करते हैं एंड वो पास ऑन करते हैं
कॉलोनियल गवर्नमेंट को। एक डेट फिक्स होती थी जिस डेट पे ज़मींदार हैज़ टू गिव रेंट टू द colonial government. Failing to do so, they will lose their right. So under any circumstances, they have to collect the rent from the tillers. And tillers say they can have as much as rent they want. And अगर टिलर पे नहीं करता है तो उसको इजेक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब और कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, so tillers have to pay the rent because और कोई alternative subsistence इसके अलावा था नहीं। so that is one of the biggest reason कि हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों रहा। the next point is commercialization of agriculture, that is moving from food crops to cash crop। जो कैश क्रॉप है उसकी डिमांड ज़्यादा थी, स्पेशली इंडिगो, उसकी डिमांड ब्रिटेन में ज़्यादा थी, so they were forcing the farmers to go for the cash crop. They were also paying advances to the farmers to go for the cash crop. So the pattern moved from food crop to the cash crop. That is also one of the reason कि हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गया, बिकॉज ज़्यादातर फार्मर्स कन्वर्ट कर दिया, अपने फील्ड को कर दिया कन्वर्ट कैश क्रॉप में, सो फूड क्रॉप कम रह गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीशन। जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ज़्यादातर फर्टाइल लैंड चला गया पाकिस्तान में। जो पहले वो लैंड था जूट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता था, एंड जूट में इंडिया की मोनोपोली थी, बट द लैंड वेंट टू द पाकिस्तान। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड रहा। लास्ट इज लो इन्वेस्टमेंट। कुछ फार्मर्स ने अपनी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज की फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप, बट स्टिल उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी लेके आए या कुछ रिसोर्स यूज़ करें एंड एग्रीकल्चर को आगे लेके आए। सो दिस वर द 4 रीजन्स जिसमें एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड रहा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव सीन वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये कैसा रहा ब्रिटेन के टाइम पे, ओके उसमें हैंडीक्राफ्ट बिजनेस पूरा डाउन हो गया। अब हैंडीक्राफ्ट बिजनेस डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी मतलब अगर जो ट्रेड है वो अगर ब्रिटेन के साथ होता है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर दूसरी कंट्री के साथ होता है तो वहाँ ड्यूटी रखी जाती थी। दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। एंड मशीन मेड गुड्स की जो प्राइस थी वो कम रहती थी, लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। सो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस पूरा डाउन हो गया, कंपैरिजन होने लगी, मशीन मेड गुड्स चीपर थे, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो गया, हैंडीक्राफ्ट से चला गया मशीन मेड गुड्स, बिकॉज मशीन मेड गुड्स चीपर है ऑन वन हैंड एंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग। द नेक्स्ट इज फॉल इन एनकरेजमेंट। पहले प्रिंसेस एंड नवाब्स के द्वारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को एनकरेजमेंट मिलता था, लेकिन वो एनकरेजमेंट मिलना बंद हो गया। दिस वर द 4 रीजन्स कि हैंडीक्राफ्ट बिजनेस पूरा डाउन हो गया। एंड मॉडर्न इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था, मॉडर्न इंडस्ट्री वो ग्रोथ था वो भी स्लो रहा, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लूप साइडेड डेवलपमेंट, लूप साइडेड ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई वो बहुत ग्रोथ उनका स्लो था, एंड लूप साइड मतलब वन साइडेड डेवलपमेंट था, ऑलराउंड डेवलपमेंट कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का नहीं था। जैसे कि ये कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात तक लिमिटेड थी, जूट मिल्स हैं वो बंगाल तक लिमिटेड ही थी। फिर 1907 में
Tata Iron and Steel Company was established. But slowly and gradually few more industries such as sugar, cement, paper were established, but the growth rate was very low. The next point is lack of capital goods. Very important point. कैपिटल गुड्स यहाँ बनते ही नहीं थे. कैपिटल गुड्स मतलब क्या? मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. फिनिश गुड्स नहीं, कैपिटल गुड्स भी उतने ही ज़रूरी हैं. ब्रिटिशर्स नेवर वांट कि इंडिया में कैपिटल गुड्स बने. वो यही चाहते थे कि कैपिटल गुड्स के लिए इंडिया है वो ब्रिटेन पे ही डिपेंड रहे. तो कैपिटल गुड्स हमें वहाँ से मिलते थे. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का इतना ग्रोथ नहीं हुआ. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम रहा, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नॉट प्रोग्रेसिंग. जितना डिज़ायर्ड था उतना वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, एंड जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रहा था. ओवरऑल प्रोडक्शन कम रहता था, जिसकी वजह से इनकम भी कम रहती थी. लास्ट पॉइंट, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन. पब्लिक सेक्टर का पॉइंट है. पब्लिक सेक्टर को जिन जिन सेक्टर में जाना चाहिए था उन सेक्टर में वो नहीं गया. सिर्फ पब्लिक सेक्टर पहले देखते हैं कौन कौन से सेक्टर में था उस समय. रेलवे में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स में, इन सब में था पब्लिक सेक्टर. बट एक्चुअली पब्लिक सेक्टर को जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर कहते हैं, ग्रोथ के लिए जो स्ट्रेटेजिक है, इम्पोर्टेंट है, उसमें वो पब्लिक सेक्टर गया नहीं. जैसे कि कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए कंट्री के. सो उसमें पब्लिक सेक्टर नहीं गया. सो दीज आर द 4 रीजंस जिसकी वजह से द मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ था वो बहुत कम रहा. एंड आज के टॉपिक में हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में देखा है. सो वी हैव ऑलरेडी completed the 3 topics: agriculture sector, industrial sector, and the foreign trade. So students, you have to read the topic properly. The topic is not difficult. एक स्टोरी की तरह अगर आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको easily याद रहेगा. अगर पॉइंट्स आपको याद रहते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन में अपने आप से लिख पाते हो. इफ़ यू आर क्लियर कि इनका मीनिंग क्या होता है या टॉपिक का मीनिंग अगर आपको क्लियर है. सो रीड इट प्रॉपरली एंड हैव ए नाइस डे. थैंक यू. हेलो एंड वेलकम बैक टू द 21st सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. वी आर डीलिंग विथ चैप्टर 1. In our last session we had discussed about foreign trade at the time of independence. We have seen that foreign trade independence के समय कैसा था. ब्रिटिशर्स की import export policy की वजह से the foreign trade was very backward. We have also seen that in spite of the Britishers policy, स्टिल सरप्लस हमारे पास बचता था. वो सरप्लस भी हमारी कंट्री से ड्रेन हो जाता था ब्रिटेन में. वी हैव सीन वो ड्रेन क्यों हो जाता था. एक्सपेंसेस ब्रिटेन में ऑफिस सेटअप के लिए, वॉर सिचुएशन है उसके लिए यूज़ किया जाता था. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक विथ द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. अब डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब क्या? द वर्ड डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. पॉपुलेशन से रिलेटेड. नाउ द डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन was first collected in the year 1881. Can be asked as a short 1 mark type question में. The first population counting was done in the year 1881. Since then, उसके बाद से every 10 years population की counting होती है, जिसे हम census कहते हैं. So 1881, then 1891, then 1901 and so on. Every 10 years population is counted, and population से related जो भी बातें हैं, birth rate, death rate, everything etc., all that are counted. Now, one important thing you need to understand
अबाउट द ईयर 1921. ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है. अब क्यों उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? सिंपल है. 1921 से पहले, प्रायर टू 1921, पॉपुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज होता रहता था. कभी पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, कभी डिक्रीज हुआ. 1921 से पहले की ये बात है. लेकिन 1921 के बाद डिक्लाइन पॉपुलेशन में आया ही नहीं. देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, बिकॉज 1921 के बाद पॉपुलेशन वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. इससे पहले पॉपुलेशन प्लस माइनस होता रहता था. सो फ्यू डेटा हियर. 1901 में, मतलब ये जो डेटा है इसमें आप देख सकते हो 1901 में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था 0.04 करोड़. 1911 में, मतलब 1901 से 11 तक की बात है. एवरी 10 ईयर्स, हमने पहले ही डिस्कस किया था, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है. यहाँ देयर वाज राइज इन द पॉपुलेशन. फिर 1921 में अगेन देयर वाज डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन 0.07 करोड़. नाउ 1921 के बाद, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ ही नहीं है. पॉपुलेशन वाज राइजिंग ऑन. यू कैन सी हियर 1931 में द पॉपुलेशन increased by 2.76 crore. In 41 में it increased by 3.96 crores, and 51 में again it increased by 4.24 crores, and so on. Population never decreased after 21. Now we are going to see few datas here. एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये डेटा आप लोगों को याद रखना होगा, बिकॉज 1 मार्क टाइप क्वेश्चन या MCQ में, मैचिंग में, ट्रू एंड फॉल्स में, दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स कैन बी आस्क्ड. नाउ फर्स्ट पॉइंट हियर इज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बर्थ रेट. It refers to number of children born. It refers to number of children born per 1000 in a year. जब भी हम बर्थ रेट या डेथ रेट की बात करते हैं तो पर 1000 के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है. मतलब 1000 पर्सन अगर कहीं पे है तो वहाँ पे इन अ ईयर कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का बर्थ होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर, which was earlier 48 per 1000 compared to 19 per 1000. ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात है. एंड ये जो डेटा है वो 2017 के हिसाब से डेटा है. ओके, सो वंस अगेन बर्थ रेट के बारे में. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्थ रेट? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर. अर्लियर विच was 48 per 1000 as compared to 19 per 1000. Similarly, death rate here also, it refers to number of children यहाँ born था, and in this topic the number of person actually dying per 1000 in a year, which was here earlier 40 per 1000, then it reduced to 7.3 per 1000. Okay, here actually persons, it refers to number of person dying. It refers to number of person dying per 1000 in a year. जो अर्लियर 40 पर 1000 था, इट रिड्यूस्ड टू 7.3 पर 1000. ओके, ये जो 48 पर 1000 है, बर्थ रेट ज़्यादा है. डेथ रेट 40 पर 1000 है, ये भी ज़्यादा है.
तो दोनों बर्थ रेट एंड डेथ रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये दोनों जो ज़्यादा हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये दो चीज़ों के बारे में इंडिकेट करते हैं, पुअर हेल्थ केयर एंड बैकवर्डनेस। ये दो चीज़ इंडिकेट करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम उस समय का बहुत पुअर रहा होगा एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट जो है वो ये इंडिकेट करता है कि उस समय का हमारा हेल्थ स्टेटस पुअर था एंड बैकवर्डनेस वाज देयर इन अ कंट्री विच लीड टू मैसिव poverty. The next point is about infant mortality rate. पहले इसकी definition समझते हैं. It refers to number of infants. Infants मतलब less than 1 year. Number of infants dying before reaching 1 year of age per 1000. मतलब per 1000 जो बर्थ हुए हैं उनमें से 1 साल के अंदर जो भी इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, उसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहा जाता है, विच वॉज 218 पर 1000. मतलब पर 1000 जो बेबीज बर्थ होते थे उसमें से 218 babies were no more. So you can see it is very high, जो कम होके हो गया है 40 पर 1000. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उस समय हायर रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो था वो हेल्थ स्टेटस के बारे में इंडिकेट करता है. हेल्थ स्टेटस पुअर रहा होगा, बिकॉज 218 पर 1000 अगर इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि हेल्थ स्टेटस उस समय का सही नहीं रहा होगा. पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट लिटरेसी रेट. अब सबसे पहले ये समझेंगे कि किसको लिटरेट कहेंगे और किसे इलिटरेट कहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट रिफर्स टू number of person capable to read and write above 7 years of age. If a person is able to read and write, and he is above 7 years, then he is considered as a literate person. अब इससे रिलेटेड एक डेटा देखते हैं. ओवरऑल लिटरेसी रेट ब्रिटिशर्स के समय पे या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, ओवरऑल लिटरेसी रेट जो था वो लेस देन 16%. मतलब परसेंटेज है, सो पर 100 के हिसाब से है. So per 100 only 16% people, या 16 people were able to read and write who were above 7. जिनकी कंपैरिजन अगर की जाती है आज के डेटा से तो आज है ये 76%, जो काफ़ी अच्छा है. ब्रिटिशर्स के समय इट वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 16%. ओवरऑल लिटरेसी रेट जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें अगर फीमेल्स की बात की जाए तो इट वॉज ओनली 7%. ओके, अब ये इंडिकेट करता है कि फीमेल्स बहुत कम इलिटरेट थी. ये इंडिकेट करता है कि उस समय सोशल बैकवर्डनेस इंडिया में था, सोसाइटी में. ओके, लिटरेसी रेट उस समय का बहुत कम था. नाउ next topic is about life expectancy. Life expectancy means what? It refers to average life of a person. Average life of a person. On an average एक पर्सन की लाइफ
कितनी होती है, दैट इज़ नॉन एज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये भी ब्रिटिशर्स के समय में बहुत कम था, इट वॉज ओनली 32 years. On an average, the life of a people or a person was of 32 years as compared to आज जो है वो 68 years के आसपास एक पर्सन की एवरेज लाइफ है। ब्रिटिशर्स के समय में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये बहुत कम था। ऑन एन एवरेज 32 ही ईयर्स अ पर्सन की लाइफ रहती थी। अगेन इट इंडिकेट्स पुअर हेल्थ केयर के बारे में ये इंडिकेट करता है। एंड अवेयरनेस नहीं है ऐसा भी आप कह सकते हो, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, दीज आर द 2 points. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो उस समय में अवेलेबल थी वो हाईली inadequate. Proper facilities were highly inadequate, या आप ये भी कह सकते हो unavailable, मिलती ही लोगों को नहीं थी, फैसिलिटीज़ थी ही नहीं, या जो भी थी वो inadequate, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी या unavailable फैसिलिटीज़ यू कैन से। एंड अगेन ब्रिटिशर्स उस समय पे दे स्पेंड वेरी लिटिल, या आप कह सकते हो कोई उतना हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, जो पानी से होने वाली डिसीज़ेस हैं, या एयर बॉर्न डिसीज़ेस, ये बहुत ज़्यादा थी उस समय। ओके, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी कोई अवेलेबल थी नहीं, सो डिसीज़ेस भी ज़्यादा रहती थी उस समय। Now the last point is about widespread poverty. Widespread poverty के कुछ reasons है यहाँ पे कि उस समय poverty इतनी ज़्यादा क्यों थी। Because of lack of education आप कह सकते हो, lack of education की वजह से health service जो भी थी हमारे पास वो बहुत poor थी, inadequate, unavailable facilities health से related, and डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए रखी थी। दीज आर द 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से पोवर्टी है वो बहुत वाइड स्प्रेड थी, ज़्यादा थी। एंड जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री was also very low because widespread poverty है, प्रोडक्शन चीज़ों का उतना है नहीं, इनकम उतनी है नहीं, अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल was also very low. So the topic related to the demographic condition during the British rule we have seen right now, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि पॉपुलेशन काउंटिंग सबसे पहले ईयर 1881 में हुई। वहाँ से एवरी 10 years पॉपुलेशन की काउंटिंग थी। एंड 1921 is known as the year of Great Divide. We have seen certain data related to that also. Why it is known as the year of Great Divide? Because prior to 1921 पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्लक्चुएशंस आते रहते थे, बट आफ्टर 1921 we have seen that population started इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, वहाँ से फिर डिक्रीज हुई नहीं है, इसीलिए 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एंड वी हैव सीन सर्टेन डेटास रिलेटिंग टू द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ब्रिटिशर्स के समय बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ज़्यादा थे। वी हैव सीन अगेन द डेटा रिलेटिंग टू द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो ब्रिटिशर्स के समय 218 per 1000 रहा था। Both this birth rate and death rate and infant mortality rate are considered per 1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है।
Third point is about literacy rate. First of all, who is considered a literate person here? A person who is above 7 and is able to read and write is a literate person. ब्रिटिशर्स के समय में ओवरऑल लिटरेसी रेट जो था वो सिर्फ 16% ही था, जिसमें से फीमेल लिटरेसी रेट वॉज ओनली 7%, जो बहुत कम है, जो सोशल बैकवर्डनेस के बारे में बताता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन कितना था वो इंडिकेट करता है, विच वॉज मियर 32 years at the time of Britishers. Now it is 68 years. Poor health status. We have also seen point number 5, which was highly inadequate, and Britishers never spent anything to improve the health facilities in our country. And the last point we have seen was widespread poverty. The main reason why there was widespread poverty is lack of education, no proper health services, discriminatory policies adopted by the Britishers in our country. Because of all these things, the GDP and per capita income of the country remained very low, and rampant and widespread poverty was seen in our country. Thank you. Hello and welcome back to the 22nd session of economics. We are dealing with chapter 1 from Indian economic development, and the chapter is Indian economy on the eve of independence. So far from this chapter we have finished topics such as agriculture situation on the eve of independence. Then about industry also we have seen stagnation industry, backwardness industry कैसे था, reasons क्या थे, that we have also seen. The third topic that we have seen was about the foreign trade, and the last topic that we have done in our last session was about demographic situation. Today we are going to deal with the topic of occupational structure during British rule. So let's start the topic. First of all, you need to understand what is occupational structure. Occupational structure है क्या? First of all, we are going to see that. Now here it is. Occupational structure means what? It is distribution of working person across agriculture sector, manufacturing sector and service sector. मतलब जितने भी लोग वर्किंग पर्सन हैं या वर्किंग पर्सन जो भी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों सेक्टर में कैसे है. एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग हैं, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाउ मेनी पीपल आर एंगेज्ड, एंड सर्विस सेक्टर में हाउ मेनी पीपल आर एंगेज्ड. दैट इज एक्चुअली ऑक्यूपेशनल सेक्टर. देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इन तीनों सेक्टर में, दैट इज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में कितने कितने percentage of people are engaged. That is our this topic. So occupation structure Britishers के समय में कैसा था, that is our topic. So 2 points in that. The first point is predominance of agriculture sector over manufacturing and service sector. What the point is about? Predominance of agriculture sector. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रिडोमिनेंस था, हर तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोग रुके हुए थे ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में इतने लोग रुके हुए नहीं थे, एंड सर्विस सेक्टर में उतने लोग रुके हुए नहीं थे, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही थे. अब वो कॉम्पोजिशन क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी. दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में how many percentage of people were engaged? It is this: 70 to 75% of the people were engaged in agriculture. Manufacturing sector में merely 10% of the people were engaged, whereas in service sector 15 to 20% of people were engaged. So what the point is, predominance of agriculture sector. You can see from this data, agriculture sector में सबसे ज़्यादा percentage of the people are engaged. So obviously the data says predominance of agriculture sector है over manufacturing and service sector. That is point number 1. Now point number 2, regional variations. Regional मतलब
अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के वेरिएशंस, डिफरेंसेस देखने को मिलते थे. ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं था, इट इज़ डिफरेंसेस देखने को मिलते थे उस समय पे. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दैट. टू सब पॉइंट्स इन दैट. पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी. अब मद्रास प्रेसिडेंसी ये ब्रिटिशर्स के समय की बात है. कौन कौन से स्टेट्स मद्रास प्रेसिडेंसी में हैं? लेट्स सी दैट. वन इज तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटका. ये मद्रास प्रेसिडेंसी के स्टेट्स. सो three what do you call top points. मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल. इन 3 जगह पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोग रुके हुए थे वो कम हो गए, बिकॉज पीपल मूव्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. सी इजी टू अंडरस्टैंड. इन दिस 3 एरियाज मद्रास प्रेसिडेंसी, सो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटका, बॉम्बे में एंड वेस्ट बंगाल में, इन जगहों पे क्या चेंजेस हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कम हो गए, वेर एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा हो गए. सो ये वेरिएशंस, ये डिफरेंसेस देखने को मिला. वेर एज स्टेट्स लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, इन जगहों पे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बढ़ने लगे. सो यहाँ पे क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कम हो रहे हैं. देयर वॉज डिक्लाइन in the workforce in agriculture sector and showed increase in the manufacturing sector and service sector. Whereas you can see here in these 3 states, that is Orissa, Rajasthan and Punjab, increase in the share of workforce in agriculture in these states. So 2 points occupational sector mein, the very small topic, occupational sector. Okay, so first of all, what is occupational structure? It is distribution of the people, working people among 3 sectors. Okay, जिसमें हमने पहले पॉइंट में ये देखा प्रिडोमिनेंस है, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रिडोमिनेंस है, मतलब ज़्यादातर लोग रुके हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में. दूसरा पॉइंट हमने रीजनल वेरिएशंस का देखा, जहाँ हमने देखा कुछ जगह पे एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन हुआ एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हुआ. वेरएज कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंक्रीज हो गया, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब. इन दिस 3 स्टेट्स द एग्रीकल्चर सेक्टर increased. So only 2 points, a very small topic about occupational structure.